गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान। अरुण साव ने पीएम के दौरे को लेकर दिया बयान। कहा, पीएम ने 10 साल में लोगों के जीवन में किया परिवर्तन। बाद निर्वाचन आयोग ने सुरक्षाकर्मियों के लिए की पहल। डाक मतपत्र के वोटिंग करने की दी गई सुविधा। कोंडागांव में 195 सुरक्षाकर्मियों ने किया डाक मतपत्र से मतदान। शमशाबाद में लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े ने लोगों में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी के पक्ष में की वोट की अपील। 400 पार के साथ में जीत हासिल करने का दावा। सीहोर में बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप की कार्यशाला का आयोजन। कलेक्टर प्रवीण सिंह कार्यशाला में रहे मौजूद। सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का दिया जोर। कुसमी में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने दी चेतावनी। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौर बना हुआ है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 2 दिवसीय दौरा प्रदेश में रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में काम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। वो देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आज देश का हर व्यक्ति पीएम को नजदीक से सुनना चाहता है, देखना चाहता है और इसलिए उनकी सभा में जनसैलाब भी उमड़ पड़ा था। और साथ ही बीजेपी जो कि 11 सीटों पर एजेंडा लेकर चल रही है, वो निश्चित तौर पर पूरा भी हुआ होगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने जिस गंभीरता से बातें रखी, ये बात कांग्रेस के इतिहास और घोषणा पत्र से निकलकर आई है। 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी ने जो अभियान चलाया, पार्टी के प्रत्याशियों ने जो घर घर संपर्क किया और लगातार जो हमारी सभाएं बैठकें हुई है, उससे बहुत स्पष्ट रूप से निकलकर आ रहा है कि ये तीनों लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लगातार हम इन सीटों पर जीतते रहे हैं। इस बार परिस्थितियां और अनुकूल है तो निश्चित रूप से ये तीनों सीटें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इन तीनों सीटों पर जीतने वाली है। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है, बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारने वाली है। जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है और इसलिए अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है, लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने वाली है। हमारे केंद्रीय नेताओं का लगातार आना हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ है। अब फिर से तीसरे चरण के अभियान की शुरुआत
होने वाली है। कल देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सभा है, तो निश्चित रूप से इस सभा से पार्टी के अभियान को ताकत और मजबूती मिलेगी। देखिए, आज जिस प्रकार का वातावरण है, खड़गे और राहुल गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा नहीं। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता और सच्चाई देश के सामने उजागर हो चुकी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर्व में कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सुरक्षा कर्मियों को भी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे वे मतदान के दिन पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान में सहयोग प्रदान कर सके। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत के नेतृत्व में सुरक्षा बल के जवानों के मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सुविधा केंद्रों की स्थापना करते हुए मतदान का अवसर प्रदान किया गया है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत केशकाल विधानसभा क्षेत्र के आवेदन प्रदान करने वाले 318 सुरक्षा बल के जवानों में से अब तक 195 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आपको बताते चलें कि आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इसको लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर्व में कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कई तरह के प्रयास भी किए गए हैं और वहीं लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ प्रशासन जहां लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। बलरामपुर जिले के ग्राम कुर्डी के पारा चंचल युवा, आपको बताते चले कि और 2 पारा के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है और यहां पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए रोड नहीं वोट नहीं के नारे लगाए हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। और ऐसे में देखना होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन नाराज ग्रामीणों को मतदान के लिए कैसे मनाते हैं। सीहोर में लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान के लिए बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह मौजूद रहे। इस कार्यशाला में सीहोर और इछावर विधानसभा क्षेत्र के 3000 से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और साथ ही आशा कार्यकर्त्री और साथ ही चौकीदार, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव और शिक्षक भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचारों के साथ में टीम वर्क के रूप में पूरी लगन से आगे बढ़ा जाए तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। साथ ही बूथ लेवल पर अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि नकारात्मकता सोच हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है और व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को खत्म कर देती है, इसलिए कभी भी मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को आने ही ना दें। और कार्यशाला में कलेक्टर ने अपनी पदस्थापना के जिलों में मिली सफलता का अनुभव भी शेयर किया है। तो वहीं सागर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने चुनाव प्रचार के लिए शमशाबाद विधानसभा के लगभग 5 से 10 गांव में चुनाव प्रचार भी किया हुआ है। इस दौरान लता वानखेड़े का सभी क्षेत्र और मंडल सतपड़ाहट में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं लता वानखेड़े ने यह भी कहा कि मैं आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन हूं और इसी के साथ उन्होंने लोगों से भी बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और मोदी जी के 400 पार के नारे को पूरा करने में सहयोग करने की अपील भी की है। इनके साथ सूर्य प्रकाश मीणा ने भी डॉक्टर लता वानखेड़े के समर्थन में वोट मांगे, जनता जनार्दन से अपील की और कहा कि अधिक से अधिक मतों से लता वानखेड़े को विजय बनाएं। आप सबसे किसी से छुपी नहीं। आपको बताते चलें कि सागर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने चुनाव प्रचार के लिए शमशाबाद विधानसभा के लगभग 5 से 10 गांवों में चुनाव प्रचार भी किया है। इस दौरान लता वानखेड़े का सभी क्षेत्र में स्वागत भी किया गया है।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने मोदी की गारंटी से लेकर प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार तक की बात रखी है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौरे और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों पर भी जमकर निशाना साधा। उसके साथ साथ भूपेश बघेल की स्थिति को भी राजनांदगांव के मध्य नजर रखते हुए बताया और साथ ही ये भी कहा कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर जानकारी भी शेयर की। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाजपा की क्या कुछ तैयारी है, उसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़े हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। 3 सीटों पर जो है कल देखा जाएगा मतदान होना है। भूपेश बघेल है, ताम्रध्वज साहू है और उसके साथ साथ अब वीरेश ठाकुर जी हैं। किस तरीके से देखते हैं उनकी इस चुनावी तैयारी को और भाजपा की कितनी तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह मुझे ऐसा लगता है अचेत अवस्था में है छत्तीसगढ़ में, और पूरा हिलाने से भी नहीं ये जाग रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि कोई भी राष्ट्रीय नेता की, कोई भी प्रादेशिक नेता की इनकी कहीं कोई बड़ी आम सभा नहीं हुई, कहीं प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, अगर बिलासपुर के प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें भूपेश बघेल शामिल नहीं होते हैं। तो आपस में इतनी फूट है इन लोगों में, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं प्रचार प्रसार में भी कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि इन्होंने जो करनी की है ना उसको भोग रहे हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 5 साल इनकी सरकार रही तो लगातार शराब घोटाला, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला। अरे गरीब के लिए मोदी जी ने जो 5 किलो चावल भेजा था उसमें घोटाला कर दिया। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कांग्रेस की कहीं कोई पूछ परख नहीं है। ये जहां जा रहे हैं वहां मतदाता इनसे 10 सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आवास को आपने रोक कर रख दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, महिलाओं को झूठ बोलकर वोट ले लिया। तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कांग्रेस बेहद पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक सवाल अगर महासमुंद का लेंगे तो ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री थे और उनके काल में ही साहू समाज के भुवनेश्वर साहू जी की लव जिहाद में हत्या कर दी जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहां पर आगजनी होती है और 2000 पुलिस वाले, गृह मंत्री हैं, 2000 पुलिस वाले वहां रहते हैं और 2 मुसलमान भाइयों की हत्या हो जाती है। ये हत्या करने वाले कौन थे? मेरा मानना है कि शासन प्रशासन बिल्कुल ही सुस्त था भूपेश बघेल की सरकार में और लगातार मैं बोलूंगा भूपेश बघेल जी घोटालों में घिरे हैं। महासमुंद के प्रत्याशी का बोला, कांकेर की बात अगर मैं करूं तो धर्मांतरण का मुद्दा, वहां पर आदिवासी भाइयों की संस्कृति और परंपरा पर आक्रमण हो रहे थे, लगातार धर्मांतरण को प्रश्रय दिया जा रहा था। अरे छत्तीसगढ़ में रासुका लगाई गई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सिर्फ धर्मांतरण, मतलब धर्मांतरण को उनको प्रोत्साहन करना है और हम धर्मांतरण रोकना चाहते थे तो रोकने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में ठूस दिया गया। आदिवासी भाई उसका बदला लेंगे। साहू समाज जागृत खड़ा है और मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी के कुशासन का जवाब राजनांदगांव की जनता देगी। एक नया ज्वलनशील मुद्दा अगर देखा जाए तो विरासत टैक्स बन चुका है। कितनी परेशानी खड़ी कर सकता है ये टैक्स आगे? देखिए, ये विरासत, तो मेरा मानना है कि जैसे छत्तीसगढ़ की बात हम करें और पूरे भारत देश की बात करें, तो जब पूरे भारत देश की बात करते हैं तो उसकी विरासत, उसकी आत्मा, उसके प्रण, उसके प्राण, उसका अभिवादन थे भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम अभिवादन, अभिव्यक्ति है राम। और वो विरासत जो देश की विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक विरासत, उसे कांग्रेस ने झुठलाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया और स्पष्ट रूप से कहते थे, सोनिया जी ने भी कहा कि राम काल्पनिक है, वो भी हमारी विरासत थी। आज हमारे घर खानदान की विरासत हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा होते हैं। जब वो जीवन भर की कमाई को रखते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग एक साथ परिवार में रहते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि पिता अपने पुत्र को अपनी विरासत नहीं सौंपता, अपने पोतों को सौंपता है, दादाजी देंगे। तो दादाजी जो जीवन भर की कमाई होती है उसमें पिता की कमाई भी समाहित होती है। वो दादाजी बैठकर किसी दिन पोते को देते हैं, अपने नाती पोतों को देते हैं। उस दिन पता चलेगा कि ये कांग्रेस पार्टी ने तो विरासत टैक्स लगा दिया है, इनहेरिटेंस टैक्स लगा दिया है और अगर 5 एकड़ भूमि पिता ने और दादा ने कमा कर रखी है तो उसमें से 2.6 2.5 एकड़ से ज्यादा भूमि ये भूपेश बघेल की सरकार ले जाएगी, ये टी.एस. सिंहदेव की सरकार, ये चरणदास महंत की सरकार ले जाएगी, ये ताम्रध्वज की सरकार ले जाएगी। तो जब 2.5 एकड़ से कम जमीन बचेगी तो वो दादा का क्या हाल होगा? जो विरासत में उस घर के राम है, जो विरासत में उस खानदान के राम है, उस पिता का क्या होगा, उस नाती पोते का क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। ये जीवन भर की कमाई जो
अंतिम समय में जब वो मृत्युशैया पर होते हैं तो विरासत लिखते हैं और उस समय उनको ये खुशी होती है कि मैं अपने बेटे अपने पोतों को ये देकर जा रहा हूं, वो खुशी भी छीनना चाहते हैं। आखिर ये जमीनों का क्या करेंगे? मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि ये सारे देश की समृद्धि और संपदा पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो क्या इसमें भी वो तुष्टीकरण ढूंढ रहे हैं? या रॉबर्ट वाड्रा को बहुत ज्यादा प्रेम है जमीनों से, क्या उनके लिए लेना चाहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अगर मंगलसूत्र भी अगर कोई सास संभाल कर रखती है और बहू को देती है, बेटा ये मेरी निशानी समझना, तो ये उसे भी आधा छीनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करेगी और ऐसी सरकारें, ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो इस प्रकार के कानून लाना चाहती है, जो भारत की संस्कृति और परंपरा पर आक्षेप करेंगे, भाजपा उन्हें छोड़ेगी नहीं। देख सकते हैं कि लगातार जो है भाजपा के जितने भी केंद्रीय नेतृत्व है उनका दौरा हो रहा है। अमित शाह भी कल आ रहे हैं, देखा प्रधानमंत्री भी आए और किस तरीके से 2 दिवसीय दौरा रहा। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, उनका केंद्रीय नेतृत्व कहाँ है? किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत देश में और पूरे विश्व में एक सर्वमान्य नेता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कार्यशैली पर जनता को विश्वास हो चुका है। वसुदेव कुटुंबकम का जो भारत का नारा है, आध्यात्मिक चीजें हैं जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। उस आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं, मानव जीवन के लिए काम करते हैं, तो कांग्रेस बहुत बौनी नजर आती है। जब वो विरासत पर बात करती है, जब वो बात करती है कि आपातकाल की लोगों को याद आती है कि कांग्रेस ने देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की। 80 संशोधन अगर संविधान में किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज अगर संविधान को अच्छा स्वरूप दिया जाता है तो वो आरोप लगाते हैं इन्होंने संविधान की संप्रभुता पर छेड़छाड़ की, इन्होंने संविधान की मूल आत्मा पर छेड़छाड़ की, तब कोई आवाज उठाने नहीं आया। धारा 356 का कांग्रेस पार्टी ने 51 बार से ज्यादा, 100 बार से ज्यादा दुरुपयोग किया, जिसमें 51 बार तो मैं आपको गिना सकता हूं। तो जहां चुनी हुई सरकारें थी वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब कामों के कारण और तुष्टीकरण, धर्मांतरण, ये सब प्रमुख मुद्दे रहे। भ्रष्टाचार, जिससे कांग्रेस की स्वीकार्यता पूरे देश में खत्म हो चुकी है और उनके नेता जब भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं तो 4-5 प्रदेश की सीटें हार जाते हैं। न्याय यात्रा पे निकलते हैं तो पता चलता है उनसे ज्यादा अन्याय किसी ने नहीं किया। इसलिए उनकी स्वीरोक्ति नहीं है, वो घबराते हैं। जब वो आम सभा में आते हैं तो कुर्सियां खाली होती है, इसलिए वो भयभीत है और वो छत्तीसगढ़ आने से डरते हैं कि यहाँ की महतारियां पूछेगी कि 7,600 बलात्कार आपकी भूपेश बघेल की सरकार में हुआ, अपराध चरम सीमा पे था, तो अब आप यहाँ किस लिए वोट मांगने आए? इसका भय सताता है उनके राष्ट्रीय नेताओं को। एक आखिरी और अहम सवाल, देख सकते हैं कि लगातार प्रचार प्रसार जारी है और जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो जनता का क्या रिस्पांस रहता है? पिछले 4 महीने का जब रिपोर्ट कार्ड आप उनके सामने रखते हैं, जितनी भी यहाँ पर कह सकते हैं जो भी सुविधाएं दी गई हैं, उसके साथ साथ जितने भी वादे किए गए थे उसमें से कई सारे वादे पूरे भी हो चुके हैं। जनता का क्या रिस्पांस रहता है जब आप उनके बीच में जाते हैं? देखिए, जैसे ही जाते हैं तो वो सीधा बोलते हैं मोदी मोदी, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी ने जो गरीब, दलित, महिला, किसान, युवा, ये सब के लिए काम किया है ना, वो अद्भुत है। मैं कहता हूं कि अद्वितीय है। और माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक के किया, आप देखिए 4 करोड़ आवास बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। कोई इस देश में ऐसा सोचता था कि किसी गरीब का स्वयं का आवास होगा? और आने वाली योजना में 3 करोड़ आवास माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम फिर से बना कर देंगे। 3100 रुपए में छत्तीसगढ़ में धान खरीदा जा रहा है। तो लोग तो आरती सजाकर, थाली सजाकर तैयार खड़े रहते हैं, फूलों की माला लेकर खड़े रहते हैं कि भाजपा के नेता आएंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान किया है, जिन्होंने युवाओं का सम्मान किया है। ऐसी सरकार फिर से आए और उनका वंदन अभिनंदन महतारियों का जो किया था, महतारियां खड़ी हैं वंदन और अभिनंदन करने के लिए। तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेंगे। मतदाताओं का ऐसा रुझान और ऐसा प्यार मिल रहा है कि बरबस आंखों से आंसू छलक जाते हैं। मोदी की गारंटी मतलब राष्ट्र की सेवा, मोदी की गारंटी मतलब राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी मतलब किसानों का जीवन स्तर और किसानों को समृद्ध करना, मोदी की गारंटी है महतारियों की सुरक्षा और महतारियों का वंदन, मोदी की गारंटी देश की बाह्य सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा। मोदी की गारंटी का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें स्थान पे थी, 10 सालों में मोदी जी ने 5वें में
आया। मोदी की गारंटी का मतलब है कि आने वाले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान में पहुंचेगी। पूरा विश्व भारत को अगर मान रहा है तो वो मोदी की गारंटी के कारण मान रहा है। मोदी की गारंटी मतलब मैं सीधा कहूंगा राष्ट्रवाद और मानव जीवन से प्रेरित है और उसके लिए ही उनका सारा जीवन रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने 11 की 11 सीटें जीतने का दावा किया और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तैयारी को झूठा बताया है। साथ ही मोदी की गारंटी किस तरीके से कांग्रेस की गारंटी पर भारी पड़ने वाली है, इसके साथ साथ प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, साथ ही में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के दौरे को लेकर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। मुझे लगता है पिछले 2 महीनों से लगातार तैयारी हर एक सीट पर हमने की है। ऊपर से लेकर नीचे तक, बूथ स्तर तक हमने काम किया है। बूथ सशक्तिकरण के अंतर्गत जो कमजोर बूथ थे उस पर भी हमने काम किया है। साथ ही साथ हमारे लिए सबसे सकारात्मक पक्ष ये है कि पिछले 10 वर्षों में जो माननीय मोदी जी के प्रति जो विश्वास जनता के बीच में आया है, गरीबों के लिए जो तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, जो बेसिक जरूरतें होती हैं आम जनता की, गरीबों की, उन बेसिक जरूरतों को माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरा किया। यदि हम राशन की बात करें, अन्न की बात करें, या स्वास्थ्य की हम बातचीत करें, या फिर अन्य जो आवश्यक जो चीजें हैं, गैस सिलेंडर चूल्हे की बात करें, या फिर जो आर्थिक रूप से उनका सहयोग होता है, इस सभी विषयों पर उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, लोगों को विश्वास है। जो लोगों ने, पुराने लोगों ने 40-50 साल तक जो काम नहीं देखा, वो काम उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देखा है। साथ ही साथ प्रदेश की जो हमारी सरकार ने 3 महीनों में काम किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों सीटें हैं द्वितीय चरण की, ये जरूर है कि कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को उतारा है। जो पिछले मंत्री थे, ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, पुराने प्रत्याशी वीरेश ठाकुर लड़ रहे हैं। लेकिन हमने इन तीनों सीटों पर हमारे सिटिंग सांसद रहे हैं। जनता ने पहले भी हमको आशीर्वाद दिया था और इस बार तो और दुगना उत्साह, क्योंकि प्रदेश में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। पिछले रिकॉर्ड हमारे बेहतर है, मोदी की गारंटियां पूरी हो रही है। विष्णु के सुशासन के अंतर्गत सब कामों को जो हमने विधानसभा के चुनाव में हमने वादा किया था, उन वादों को हमने पूरा किया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि कल अधिकतम मतदान होगा और उस मतदान का परिणाम जब 4 जून को आएगा तो निश्चित रूप से द्वितीय चरण की तीनों सीटें हम जीतेंगे। एक और मुद्दा है, वो उठ रहा है विरासत टैक्स का। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से निकलकर ये जो है बात सामने आती है, विरासत टैक्स। अगर ये देश में आता है तो आप सोचते हैं कितना ज्यादा जो है परेशानी जनता को हो सकती है? देखिए, कल जिस तरीके का बयान राहुल गांधी के जो सलाहकार है सैम पित्रोदा, उनके द्वारा ये सब चीजें सामने आई है। राहुल गांधी जी ने भी गाहे बगाहे इस सब चीजों को कहा है। पहले कांग्रेस ने इस देश का जो इतिहास, जो विरासत थी इस देश की, उसको नष्ट करने का काम कांग्रेस शासन ने किया। हमारी जो पहचान थी उस पहचान को धूल दूषित करने का काम किया। आज बीजेपी की सरकार में चाहे हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर को फिर से हम पाने के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर हमने संविधान स्थापित किया, भारत का आर्टिकल 370 हटाकर। राम मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र था, उसके लिए कांग्रेस ने कभी 50-60 वर्षों तक मेहनत नहीं की, वो हमने किया। तो पहले इस तरह की जो देश की विरासत थी उस पर हमला किया कांग्रेस के शासन ने। अब व्यक्तिगत रूप से विरासत टैक्स के माध्यम से, अर्थात जो बरसों बरस से विरासत से जो हमारी जमा पूंजी होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवार उपयोग करता है। यदि कोई दादा रहता है तो अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने बच्चों के लिए इस तरीके से, माताएं जो रहती है वो सोना बचा कर रखती है, अपनी शादी के समय के खुद नहीं पहनती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए करती है। उस पर भी किस तरीके से टैक्स लगाकर उसकी आधी जो संपत्ति उसको सरकार को दिया जाए, ये एक प्रकार से हमला है। ये सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है कांग्रेस का कि आम लोगों को किस तरीके से कमजोर किया जाए। तो मुझे लगता है इसके खिलाफ में बीजेपी ने, हमने वर्जन दिया है, बीजेपी ने इसके खिलाफ में खड़ा है। जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें 5 लाख तक का जो है इलाज मुफ्त मिलेगा। इसका कितना असर पड़ने वाला है लोकसभा? कि हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और पैसे के अभाव में यदि कोई व्यक्ति देश में मृत हो जाता है तो ये दुर्भाग्य है, हम सब लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस योजना को प्रारंभ किया कि पहले गरीबों को उन्होंने कहा कि 5 लाख तक की योजना अस्पताल के अंतर्गत उनको प्राप्त होती है। लेकिन आने वाले समय के अंदर में एक और बड़ी घोषणा हुई कि 70 साल से जो बुजुर्ग हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, किन्हीं कारणों से उनका इलाज नहीं हो पाता, अधिकतम इलाज उम्र के बाद ही होता है, उनके
सभी जो वर्ग के लोग हैं, सामान्य परिवार का है या मध्यम वर्गीय परिवार है, सबके लिए उन्होंने इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। तो मुझे प्रसन्नता इस विषय का कि माननीय मोदी जी हर एक वर्ग की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने बुजुर्गों की भी चिंता की कि उनको अब यदि स्वास्थ्य खराब होता है तो डरने की जरूरत नहीं, उनके साथ में मोदी जी खड़े हैं, मोदी सरकार खड़ी है, उनका भी इलाज होगा। ये देख सकते हैं 400 पार का नारा भाजपा दे रही है और कह रहे हैं एक बार फिर से मोदी सरकार। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो इस स्लैंग पर जो है उन्होंने निशाना साधते हुए अब की बार दूर से नमस्कार ट्विटर पर लिखा है। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस लगभग देश से अप्रासंगिक हो गई है। लोग हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहती है। कारण यह है कि इसी तरीके का कृत्य एक और बीजेपी 400 पार हम किस तरीके से करें उसके लिए खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने में व्यस्त है। कभी प्रधानमंत्री जी के ये कहते हैं कि उनका सिर फोड़ दिया जाएगा, कभी प्रधानमंत्री जी राजभवन में रुकते हैं तो उसकी कंप्लेंट करने चले जाते हैं। चुनाव सर पर है, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कुछ उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं दूर से नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।